नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि आप विचलित हैं। आप विचलित मत होइए, आप सकारात्मक तरीके से इस परीक्षा को लीजिए RICEE को, और अपना प्रेरणा का स्तर बनाए रखिए। आप मैं आपके साथ हूँ। 2 अगस्त को आपकी परीक्षा होगी, तब तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको तैयारी करवाता रहूँगा। ये जो 2 पुस्तकें मेरे पास हैं इनसे तो करवाऊंगा, और आज मैं एक बाजार में गया तो एक व्यक्ति से कह के आया हूँ कि वो मेरे को अरिहंत की पुस्तक भी उपलब्ध कराएगा, और एक आध पुस्तक मैं और मंगाता हूँ। तो आप घबराइए नहीं, सकारात्मक तरीके से लगे रहिए। चलिए, एक बात और बता देता हूं, अगर आपको मेरे चैनल के अलावा भी कहीं पढ़ने को कुछ मिलता है तो आप उस चैनल पे जरूर जाइए। जहां ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिलता है आप वो प्राप्त कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं 1 अगस्त तक पढ़ाता रहूंगा। 2 अगस्त को आपकी एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। मानचित्र पढ़ने की कला समझने में बच्चों को सबसे पहले किस बात का बोध कराना चाहिए? देखिए 70 तक प्रश्न पहले हो चुके हैं, 71 का प्रश्न है। तो पहले सबसे पहले मैप रीडिंग करने के लिए क्या सिखाना चाहिए? मानचित्र पर दिशाओं का, भूमध्य रेखा का, पैमाने का, रंगों के अर्थ का। तो सबसे पहले हमें यह बताना चाहिए कि मानचित्र पर दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये निशान होता है उत्तर का निशान। इससे जानते हैं कि मानचित्र में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है। देखते हैं आप, जैसे मानचित्र देखते हैं तो ऊपर ही ऊपर कश्मीर होता है, नीचे ही नीचे केरल तमिलनाडु होते हैं। इसका मतलब दक्षिण में केरल, जो दक्षिणी छोर है वहाँ केरल तमिलनाडु है, ऊपर का जो छोर है वहाँ कश्मीर उत्तर की तरफ। पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं, अनुशासन कायम रखने के लिए, प्रधानाचार्य को प्रसन्न करने के लिए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ये चौथा सही होगा कि छात्रों को अपनी बात करने का अवसर मिलता है, इसलिए अध्यापक प्रश्न पूछता है। एक और कारण होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। अध्यापक इसलिए भी प्रश्न करता है कि वो जो लर्निंग प्रोसेस सही चल रही है कि नहीं, बच्चे का ध्यान इधर उधर तो नहीं भटक रहा है, इसलिए बीच बीच में प्रश्न करता है, जिससे बच्चे का ध्यान भी बना रहता है। वो उस अधिगम प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, उसमें अपने आप को एक्टिव महसूस करता है। चलिए 73, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आत्मसंतोष होना, अधिकारी का पुत्र पुत्री होना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन, अधिक धन का होना। इसमें उत्तर आएगा 3 कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए आदमी को। जैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसी भी जगह हो, उसमें जो जैसी परिस्थितियां उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। 74, किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों बनता है? विद्यार्थी मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखने का आनंद लेते हैं। देखिए क्लासरूम में ही किसी देश का भाग्य बनता है, ऐसा माना जाता है। क्यों? तो ये विद्यार्थी मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखने का आनंद लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं, प्रतिभाशाली छात्र आकर्षित होते हैं, सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव होता है। तो क्लासरूम होता है, उसमें सारे बच्चे इकट्ठे, सघन यानी बहुत घने रूप से एक जगह बैठते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वहीं सीखा जा सकता है। अभी आप आजकल ऑनलाइन सीख रहे हैं ना, और क्लासरूम की फीलिंग नहीं आ रही है। क्लासरूम में पढ़ना और 2 बच्चों का पढ़ना एक क्लास में, एक में 40 बच्चों का बैठना, उसमें रात दिन का फर्क होता है। तो सर्वांगीण सीखना वो सघन रूप में संभव होता है, इसलिए किसी देश का भाग्य कक्षा भवनों में बनता है। आप समझ गए होंगे इस बात को। बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, यानी सब कुछ पढ़ाया जा सकता है मृदुल रूपांतर से, अगर अध्यापक उनकी मदद करें, लगातार मूल्यांकन से, समुचित पुरस्कार द्वारा। देखिए ये थोड़ी सभी बातें सही हैं, लेकिन ये अध्यापक अगर उसकी मदद करें तो बच्चे को कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, कुछ भी सिखाया जा सकता है। 76, समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? टाइम टेबल बनाते हैं स्कूल का, तो उसका आधार क्या होना चाहिए? कोई आधार नहीं। विद्यालय की सुविधा अनुसार, छात्रों की रुचि के अनुसार, विषयों की कठिनाई के अनुसार। तो दोस्तों ये चौथा सही है। जो कठिन विषय हैं, हार्ड सब्जेक्ट हैं, उनको सबसे पहले लिया जाता है। आप जानते होंगे पहला पीरियड आपका या तो इंग्लिश का होता है या मैथ्स का होता है, वो इसीलिए कि विषयों की कठिनाई के आधार पर उनका वितरण होता है। फिर हल्के फुल्के पीरियड होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के, जैसे HE का हेल्थ एजुकेशन का है या आर्ट एजुकेशन का है। ये पीरियड छठे सातवें पीरियड होते हैं। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो कठिनाई वाले पीरियड पहले आएंगे और सरल पीरियड बाद में आएंगे। अगला प्रश्न 77, सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है? सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने से, बचपन की प्रारंभिक
प्रक्रियाओं से, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंधों से। तो सीखने के लिए मोटिवेशन किस प्रकार से पैदा होता है? लर्निंग के लिए जो मोटिवेशन है वो विद्यालय में सीखने का जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, उससे प्रोत्साहन पैदा होता है। लर्निंग मोटिवेशन तभी प्राप्त होता है जब विद्यालय में जो सीखने की प्रक्रिया रुचिकर होगी। अध्यापक एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? इज्जतदार व्यवसाय है। ये भ्रष्टाचार और अपवादों से युक्त है? नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार और अपवादों से युक्त तो है ही नहीं, मुक्त है, उल्टा प्रिय है, युक्त नहीं है। जागरूकता के सृजन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। अपना कार्य ईमानदारी से करने का अवसर मिलता है, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है? जागरूकता के सृजन, अवेयरनेस है और समाज को जागरूक करता है प्रथाओं के प्रति, कुप्रथाओं के प्रति। तो ये जागरूकता के सृजन क्रिएट करने के लिए और उनको बढ़ाने के अवसर शिक्षक बनने पर मिलते हैं, इसीलिए एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है। शिक्षकों के अच्छे परिणामों को न दे सकने का कारण है, अच्छा रिजल्ट नहीं आता कई शिक्षकों को, उसका कारण क्या है? सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षा प्रणाली, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी, विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। तो इसका उत्तर आएगा ये दूसरा, शिक्षा प्रणाली। मनोवृत्तियां क्या हैं? कार्य करने की शैलियां, भावनात्मक प्रवृत्तियां, सोचने के तरीके, व्यवहार की वृत्तियां। तो सोचने के तरीके ये मनोवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, यदि सीखना व अध्यापन दोनों परीक्षाओं से किस प्रकार दूषित हो जाते हैं? सीखना, लर्निंग और टीचिंग, ये परीक्षाओं से किस प्रकार दूषित हो जाते, खराब हो जाते? कैसे? जो पढ़ाया जाता है वही परीक्षण किया जाता है। अध्यापन केवल परीक्षा पास कराने के लिए पढ़ाते हैं, विषय का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर बल नहीं होता, परीक्षाओं पर ही व्यवसायों में दाखिल होना निर्भर करता है। यानी आपने परीक्षा दी, 12वीं परीक्षा में कितने अंक हैं आपके, कितने परसेंटेज हैं, तो और कौन सा परीक्षा नीट देंगे या आरआई देंगे, तो इन परीक्षाओं पर ही कौन से व्यवसाय में, टीचिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, वो इस पर निर्भर करता है। इसलिए सीखने जो लर्निंग है और जो टीचिंग है वो परीक्षाओं के कारण से दूषित हो जाते हैं। यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता तो आप क्या करेंगे? यानी उसमें एबिलिटी है कि अच्छा चित्रकार बन सकता है, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, उसे समझाएंगे, प्रधानाचार्य शिकायत करेंगे, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। तो उत्तर आएगा एक, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? अपने साथियों में लोकप्रिय, अच्छे अन्वेषक, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध, अपनी संस्थाओं में पूर्ण भक्त। तो अच्छे अध्यापक के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो अपने शिक्षण के प्रति, टीचिंग के प्रति प्रतिबद्ध हो, कटिबद्ध हो, बस एकदम समर्पित भाव से काम करें। मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें, गाली गलौज कक्षा के श्याम पट्ट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड पर अनसठ बातें लिख देते हैं। तो आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती बच्चों की पहचान करेंगे। आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे। आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रधानाचार्य को संस्तुति भेज देंगे। उत्तर आएगा 2, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान कर लेंगे। प्राय, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कक्षा में शरारती हों और अशोभनीय बातें, गंदी बातें लिख दें। प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्राय वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, प्राय वे छात्र पृथक जाति समुदाय के होते हैं, प्राय इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो इसमें आएगा कि जो प्राय वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं वो अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, शेष अगले वीडियो में। आशा है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और उपयोगी लगा दूसरों को शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, घर में रहें।